नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में। उसमें पार्ट 2 किसका रहेगा? जो भूमिगत जल, इसके पिछले वीडियो का जो हम लोग भूमिगत जल पढ़े थे उसका ये पार्ट 2 वीडियो है और उसका आज हम लोग कार्य के बारे में देखेंगे। उसमें देखे थे पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि भूमिगत जल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग इंट्रो उसमें पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग कार्य पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, पूरे एंड तक देखना, ठीक है। एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तूफानी जैसा, जैसे तूफान आता है ना, तूफान जैसा हम लोग जियोलॉजी को मह कर रख दिए हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग सभी देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है भूमिगत जल के भूवैज्ञानिक कार्यों का वर्णन करें। पूछ सकता है शायद आपके क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें लिखा है कि भूपृष्ठीय जल की भांति भूमिगत जल की अपरदन, विलयन और निक्षेपण करने में समर्थ है। समझ में आया कि जो भूपृष्ठीय जल का जैसे भूपृष्ठीय जल होता है, मिट्टी का कटाव करता है, अपरदन होता है ना, तो भूमिगत जल भी अपरदन करता है। कहाँ पे? अंदर में विलयन करता है, निक्षेपण करने में क्या है? समर्थ है। कौन समर्थ है? तो भूमिगत जल भी समर्थ है, कर सकता है। उसी के साथ यह है कि इसके प्रवाह धीमे होने के कारण बलकृत अपरदन कम ही हो पाता है। जैसे होता क्या है ना कि जैसे हम लोग भूपृष्ठ पर अगर कोई अपरदन होता है तो स्पीड में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहाव के लिए काफ़ी आपको जगह मिल जाता है। लेकिन अंदर में क्या है, जैसे भूमिगत जल में क्या होता है कि उसका प्रवाह जो होता है ना, बहुत स्लो होता है, ठीक है। और उस स्लो प्रवाह के कारण यहाँ पे जो बलकृत अपरदन होता है ना, कम हो पाता है। लेकिन रासायनिक रूपों में सक्रिय होने के कारण यह कुछ सेलों के विलयन में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो विलयन ही भूमिगत जल का प्रमुख कार्य है। अब देखिए आप लोग क्या लिखिएगा कि विलयन ही भूमिगत जल का प्रमुख कार्य है। इसमें भी आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए विलयन कैसे है भाई, इसके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि इसमें उपस्थित जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, भूमिगत जल में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तभी तो अंदर में गर्म पाया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ये रासायनिक चेंजिंग है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, रासायनिक है। तो इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूना पत्थर इसमें सफलतापूर्वक एंड सरलतापूर्वक क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और क्षारीय क्लोराइड की उपस्थिति में यह जिप्सम एवं एनहाइड्राइट को भी घोलने में समर्थ होते हैं। कंप्लीट। इस प्रकार समुचित स्थितियों एवं चूना पत्थर जैसे शैलों में अपरदन मुख्यतः भूमिगत जल के विलयन के कारण ही होता है। कंप्लीट हो गया। इनके विलयन सामर्थ्य के कारण चूना पत्थरों में अनेक अनेक संरचनाएं निर्मित होती है। जैसे कि अगर हम लोग क्या होता है, चूना पत्थर अंडरग्राउंड से प्राप्त करते हैं तो उसमें भी हमें अनेक अनेक प्रकार की चूना पत्थर की संरचनाएं मिलती है। तो किसके कारण होता है? भूमिगत जल के कारण ही होता है। कंप्लीट। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया इस वीडियो में कि जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? विलयन है, ठीक है ना, विलयन है। तो विलयन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूना पत्थर को सरलतापूर्वक घोल देता है और क्षारीय क्लोराइड की उपस्थिति में जिप्सम एवं एनहाइड्राइट को भी घोलने में समर्थ होता है। तो इस टाइप की जो रासायनिक चेंजिंग है आप इसे लिख लेंगे। एंड चलते हैं हम लोग आगे। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की संधियों में विलयन के प्रभाव से 1 से 50 मीटर व्यास और 15 से 20 मीटर तक जो डीप है उनमें गड्ढों का निर्माण होता है। इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं, सिंक होल कहते हैं, ठीक है। तो जो क्या समझ में आया कि चूना पत्थर के डोलोमाइट में संधियों के विलयन के प्रभाव से 1 से 50 मीटर जो व्यास है और 15 से 20 मीटर लंबे गड्ढा है, ठीक है ना, अंदर में, तो उनका निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं? विलयन रंध्र कहते हैं। कंप्लीट। इन्हीं सेलों में भूमिगत विलयन के कारण बड़ी बड़ी कंदराओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में केंटुकी में मैमथ केव, क्या है? मैमथ केव है नामक कंदरा लगभग 48 किलोमीटर लंबी है। समझ में आ गया? यह दुनिया की विशालतम कंदरी है। अब आपको एक सवाल अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका के केंटुकी में कौन सा कंदरा है, नाम क्या है? तो क्या है? मैमथ केव। और कंदरा क्या है? दुनिया की सबसे विशालतम कंदरा ये वाला, ठीक है ना। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। बस्तर की कुटुम मसार एवं खंडवा जिले की खूनी भंडारा, क्या नाम है? खूनी भंडारा नामक कंदराएं उल्लेखनीय है। मतलब कि इनका उल्लेख किया जाता है। इन कंदराओं के निपात पर झीलों का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न कंदराओं आपस में संबद्ध होने तथा निपात होने पर विशाल अनियमित घाटियों का निर्माण
करते हैं। इन्हीं विलयन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सभी को विलयन घाटी कहते हैं। दो विलयन रंध्रों के बीच का भाग कभी कभी निपतित नहीं हो पाता है। इस प्रकार प्राकृतिक सेतु, जिसको नेचुरल ब्रिज कहेंगे, का निर्माण होता है। समझ में आ गया? इन तमाम संरचनाओं से युक्त स्थलाकृति युगोस्लाविया के कर्स्ट क्षेत्र में विकसित होते हैं, इसलिए इस तरह की स्थलाकृति को कार्स्ट स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है। टोपोग्राफी, रूस, इटली, स्पेन, देख लीजिए आप, इसे एक बार नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। रूस, इटली, स्पेन, फ्रांस एवं युगोस्लाविया में इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। कंप्लीट। उसके बाद भूमिगत जल द्वारा घुलित वस्तुओं का वहन होता है। क्या होता है कि जितने भी रासायनिक चीज़ें, जो भी चीज़ें धरती के अंदर में घुली हुई है, तो कौन उसका वहन करेगा? भूमिगत जल करेगा। या तो वे सीधे किसी विशाल झील में मिलेंगे या झरनों द्वारा किसी परत पर चले जाएंगे। ठीक है। वे सीधी समुद्र में भी मिल जाते हैं, क्योंकि सभी का जो है ना मिलनसार जगह जो है ना वो वही होता है, समुद्र। समुचित स्थितियों में विलयन के वाष्पीकरण, CO2 के क्षति एवं ताप दबाव में परिवर्तन तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलित पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है? सभी चीज़ निक्षेपित हो जाते हैं। अब निक्षेपित होते हैं तो इनमें से कंदरा निक्षेप, झरना निक्षेप, जियोड, प्रतिस्थापन निक्षेप तथा संग्रंथन प्रमुख है। ठीक है। उसी के साथ आगे हम लोग अभी देखेंगे। आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, एंड जल्दी से आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है। चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत कंदरा के छत की दीवार में भूमिगत जल की बूंदें नीचे टपकती है। ठीक है। तो इसी बीच उनका वाष्पीकरण हो जाता है तथा घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा मुक्त होती है। फलतः छत से टपकने को उद्यत बूंद से कुछ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वहीं निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार बूंद बूंद कर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। फर्श के ऊपर की ओर उठते हुए कैल्शियम कार्बोनेट के स्तंभ को स्टेलेमाइट कहते हैं। कभी कभी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाते हैं, जिन्हें ड्रिप स्टोन कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद भी नहीं भी रहे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको याद कर लेना है थोड़ा सा। मतलब हमारा काम है समझा देना, मैं समझा दे रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से। झरनों के उद्भव स्थल के पास भूमिगत जल के धरातल पर आने से ताप और दाब की स्थितियाँ अकस्मात, मतलब अचानक से क्या होती है? चेंज होती है। फलतः जल में विलयित कुछ पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं। सामान्य झरनों के उद्गम के पास निर्मित ऐसे जो है कैल्शियमी निक्षेप, ठीक है ना, को ट्रैक्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्टाइन कहते हैं। इस प्रकार के संरंधी निक्षेप को कैल्शियमी गुफा कहते हैं। उष्णोत्स के पास निर्मित सिलिकामय निक्षेप को गाइजेराइट का नाम दिया गया। ठीक है। ये सभी चीज़ आप लिख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट होता चला जाएगा। कभी कभी भूमिगत जल से अक्रिस्टलीय सिलिका के खोखले, ठीक है, गोलाभ आकार बन जाते हैं। इसके भीतर दीवारों पर कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टलों की परतें विकसित होती है। क्रिस्टलों के शीर्ष केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार की संरचना को जियोड कहते हैं। इस तरह अवसादी सेल में किसी पदार्थ को केंद्र मान उसके चारों ओर कैल्शियमी एवं लोहमय पदार्थ की ग्रंथिका विकसित होती है। विचित्र आकारों वाली इन ग्रंथिकाओं के संगठन कहते हैं। अवसादी सेलों को परतों के बीच स्थित जीवाश्म या काष्ठाश्म का जैविकल सेल भूमिगत जल में घुले सिलिका एवं अन्य पदार्थ प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा परिवर्तन को इस विधि को अश्मीभवन कहते हैं। समझ में आ गया? इसे आप क्लियर एक बार अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अतः जल जो है ना, जल का भूवैज्ञानिक कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अतः जल भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार भूमिगत जल का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 वीडियो में। नलकूप योजनाओं के अंतर्गत भूमिगत जल की सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है। भारत में भूमिगत जल के विधिवत अध्ययन के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के शासकीय संगठन का ये किया गया है। भूमिगत जल राष्ट्र के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान है। इसकी उपयोगिता साथ इसके व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए मेरा अलग टॉपिक एक स्टार्ट होता है। ठीक है। इसमें भूमिगत जल द्वारा परिवहन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बाई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन बाई अंडरग्राउंड वाटर, मतलब कि ये भूमिगत जल है ना, परिवहन का कार्य कैसे करते हैं। भूमिगत जल की तापमान वृद्धि होने के कारण वाष्प बनकर उड़ जाती है।
ये भी उड़ते हैं, जिससे उसमें घुले हुए चूने का निक्षेप होने लगता है और भूमिगत जल द्वारा निक्षेप से बनी प्रमुख आकृति। ऐसा भी होता है कि जब भूमिगत जल का निक्षेप हो जाए तो कुछ आकृतियों का भी निर्माण होता है, ठीक है। सो उसमें पहला नंबर पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हम्स। देखिए हम्स में क्या है कि ये शुष्क चूने के ढेर होते हैं जो डोम आकृति के पोलर्न के, ठीक है ना, अंदर जम जाते हैं। अब अगला चीज़ है हमारा क्या, स्टेलेक्टाइट। क्या है, स्टेलेक्टाइट। जब कंदराओं की छत से चूना मिश्रित जल बूंद बूंद करके टपकता है तो छत के आधार पर नीचे की ओर लटकते हुए चूने के स्तंभ से निर्मित होते हैं, जिन्हें स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंप्लीट। उसी के बाद अगला है हम लोगों का, अगला निश्चुताश्च या स्टेगलेटमाइट, जो कि अभी हम लोग पीछे सब कुछ देखे थे। जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से फर्श पर टपकता है तो नीचे की ओर उठते हुए चूने के स्तंभ बन जाते हैं, जिन्हें वह स्टेगलेटमाइट कहेंगे, ठीक है। उसी के साथ अगला है गुफा स्तंभ। क्या है, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो एक लंबे स्तंभ का आकृति निर्मित होती है, इसे गुफा स्तंभ कहते हैं। उसी के साथ अगला है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन, जब जल किसी गुफा की छिद्र में अपेक्षा किसी दरार से टपकता है, एक सेकंड, जब जल किसी गुफा में छिद्र की अपेक्षा किसी दरार से टपकता है तो गुफा तल पर लंबे पर्दे की भांति निक्षेप हो जाता है, जिसे ड्रिप स्टोन से नाम से संबंधित किया गया है। सो इस प्रकार से हमारा वीडियो को होता है खत्म। एंड ये 11 मिनट की वीडियो ही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा सीख दिया गया है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इसके जो आंसर है उसको आप वीडियो स्किप करके लिख लेंगे, एंड अगर आप सिंपल सा PDF चाहते हैं तो हमें देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आइडिया है आपको, ठीक है ना, कि थोड़ा सा मतलब आपका गलत है, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में एकदम ड्रॉप आउट करो यार जल्दी से, और चैनल को लेट्स डू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।